हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। आज के वीडियो में बात करेंगे जो दृष्टि का क्विक बुक है उसके साइंस एंड टेक का नेक्स्ट पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं पढ़ना सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ पॉसिबल बिकॉज पीपल हैव लर्न हाउ टू चेंज एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड देन यूज़ इट टू डू वर्क। तो अभी का जो हमारा सिविलाइजेशन है वो इसी चीज़ पे बेस्ड है कि कैसे हम एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी नीड्स है वो सब कुछ एनर्जी से ही पूरी होती है। इस वजह से अगर हमें ये एनर्जी को कन्वर्ट करना नहीं आता तो शायद हम इस तरीके का लाइफस्टाइल नहीं जी पाते। एंड देन यूज़ इट एंड डू वर्क। ठीक है, फिर एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है कि एनर्जी अभी किसी भी पर्सन में एनर्जी रहेगा तभी तो वो वर्क कर पाएगा। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। इट कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इंक्लूडिंग थर्मल, रेडिएंट, काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और न्यूक्लियर। अब एनर्जी के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, लाइक थर्मल एनर्जी होगा, ठीक है, जो कि हीट से मिलेगा। रेडिएंट एनर्जी जो कि लाइट से मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी जो कि मोशन के बीच एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। आगे बढ़ते हैं हमारे पास सब की कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो फर्स्ट है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी हमें वो मिलता कहाँ कहाँ से है? ठीक है, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड एक्सेसिबिलिटी। अगर हम एनर्जी को डिवाइड करें कि उसका सोर्स क्या है और कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस बेसिस पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, यहाँ पे वर्ड से समझ सकते हैं रीन्यू। ठीक है, रीन्यू मतलब जिसको दोबारा हमें मिल सकता है। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो अगर एक बार ख़त्म हो गए तो वो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट कैन बी इजीली और कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिस्ड लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, etc। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है हम उसको अगर वो कभी तो पहले ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, और हम उसको बार बार दोबारा रिप्लेनिश कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी तो इट इज़ अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट एंड टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रिप्लेनिश लाइक पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जितने भी हैं वो एक तो लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है, उनको दोबारा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर वो एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो, लाइक पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि हम ना ही एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी इज़ कांस्टेंट ऑलवेज। ठीक है, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बस हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना ही हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस एक काम कर सकते हैं कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, turning on light bulb would seem to be produce energy. However, it is electrical energy that is converted to light energy. जब हम बल्ब जलाते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में होता कैसे है? क्योंकि वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास कि टरबाइन एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, तो steam is pushed into turbine through nozzles which spins the blade mounted on shaft. In scientific terms, energy created by steam is converted to mechanical energy which rotates the blades of turbine. तो टरबाइन या इलेक्ट्रिक जनरेटर के हेल्प से हम एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी हम स्टीम को काफ़ी जो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड स्टीम जो है हम उसको टरबाइन के नोजल्स के पास ले आते हैं। फिर वो जो है जो वो टरबाइन के जो व्हील है ना टरबाइन को उसमें उसको वो रोटेट कराता है। रोटेट करने के बाद क्या होगा? वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फिर वो मैकेनिकल एनर्जी जो है बाद में कन्वर्ट होगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अ जनरेटर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ मशीन बाय विच मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर क्या होता है? जनरेटर वो मशीन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। The coiled wires used in generator spin inside the magnetic field which causes an electric field to flow through the wire। और जो जनरेटर के अंदर में कॉइल्ड वायर्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड एक बार प्रोड्यूस होगा तो उसके काउंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है? ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्योरी पे। ठीक है, अ कंडक्टर कॉइल और कॉपर कॉइल टाइटली wound onto a metal core is rotated rapidly between the poles of a horseshoe टाइप मैग्नेट। तो उसमें क्या होता है ना कि एक कॉइल लगा होता है, ठीक है, जो कि कॉपर कॉइल होता है। एक्चुअली वो कोई मेटल का भी हो सकता है बट जनरली वो कॉपर का होता है।
उसको बहुत ही हाई स्पीड से रोटेट किया जाता है दो पोल्स के बीच में। उस पोल में क्या होता है वहाँ पे किसके बीच में, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट में, ठीक है। इस तरीके का जो मैग्नेट होता है उसके बीच में यहाँ पे रॉड है और इस तरीके से उसको रोटेट किया जाता है। द कंडक्टर कॉयल इज़ कनेक्टेड टू अ शाफ्ट ऑफ अ मैकेनिकल एनर्जी सोर्स। और जो कंडक्टर कॉयल होता है ना वो जो टरबाइन का जो एक शाफ्ट है वहाँ पे कनेक्टेड होता है, ठीक है, जहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का सोर्स होता है। Electromagnetic induction is a current produced because of voltage production due to a changing magnetic field। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जब भी ये प्रिंसिपल होगा, जब भी ये प्रोसेस होगा, तो उस केस में करंट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, क्योंकि वहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, वोल्टेज का प्रोडक्शन हो रहा है। और वोल्टेज प्रोडक्शन हो क्यों रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से। दिस आइदर हैपेंस व्हेन अ कंडक्टर इज सेट इन अ मूविंग मैग्नेटिक फील्ड और व्हेन अ कंडक्टर इज ऑलवेज मूविंग इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है ये दो केसेस में हो सकता है, या तो कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे या मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी रहे और कंडक्टर कंटिन्यूसली मूव करता रहे, ठीक है, दोनों केस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। When the coil rotates, it cuts the magnetic field which lies between the two poles of the magnet. The magnetic field will interfere with the electrons in the conductor. It will induce a flow of electric current inside it. जब भी कॉयल रोटेट करता है, ठीक है, जब भी मेटल कॉयल है जब वो रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड को कट ऑफ कर देता है। जब मैग्नेटिक फील्ड को कट ऑफ कर देगा मैग्नेट का, तो जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके साथ इंटरफेयर करेगा, कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, फिर जो करंट जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में कैसे होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास टरबाइन लगा हुआ है, तो फोर्स एज ये मूविंग वाटर से हम कर सकते हैं, या तो इस टरबाइन को रोटेट करने के लिए हम इसको प्रेशराइज्ड स्टीम से कर सकते हैं, या फिर फोर्सफुल विंड से भी किया जा सकता है। टरबाइन स्पिन होगा, ठीक है, ये घूमेगा, ये सैफ्ट लगा हुआ ये घूमेगा, ठीक है। ये जनरेटर है, ये जनरेटर जो है ये इसमें मैग्नेट्स स्पिनिंग पास्ट कॉपर कॉयल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे जो है कॉपर कॉयल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। और इलेक्ट्रिकल आउटपुट ट्रेवल्स टू द नेटवर्क सिस्टम टू डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा फिर वो इस वायर सप्लाई के थ्रू अलग अलग जगह पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कराएगा, चाहे होम हो, स्कूल हो, या फिर लोकल बिजनेसेस के लिए, ठीक है। अब हमारे पास है नेशनल ग्रिड। तो नेशनल ग्रिड इज़ अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ रीजनल ग्रिड्स। तो नेशनल ग्रिड कह सकते हैं एक तरीके से सप्लाई लाइन है, ठीक है, और ये एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क है जो कि रीजनल लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता है बाय डिवाइडिंग इनटू ग्रिड्स। इंडिया हैज़ 5 रीजनल ग्रिड्स। तो इंडिया के पास 5 रीजनल ग्रिड हैं, नदर्न, सदर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और वेस्टर्न, ठीक है। Nationwide synchronous power grid was established by interconnecting all the 5 regional grids with the commissioning of 465 kilowatt Raichur Sohalpur line on December 31, 2013। तो एक नेशनल वाइड ना सिंक्रोनस पावर ग्रिड को इस्टेब्लिश किया गया था इस 5 रीजनल ग्रिड्स को कनेक्ट करने के बाद, ठीक है। और ये कब किया गया था, 2013 में 31 दिसंबर को, जब एक मतलब वहाँ पे कह सकते हैं कमीशन हुआ था 465 किलोवाट का रायचूर सोलापुर लाइन, ठीक है। द नेशनल ग्रिड कनेक्ट्स पावर स्टेशंस एंड मेजर सब स्टेशंस एंड इंश्योर दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड anywhere in India excluding Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep can be used to satisfy demand elsewhere। और नेशनल ग्रिड पावर स्टेशन जो है वो अलग अलग पावर स्टेशंस और सब स्टेशंस को कनेक्ट करता है। और इसका मेन पर्पस क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी बन रहा हो, ठीक है, कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट हो रहा हो, लेकिन पूरे इंडिया में इसका सप्लाई होना चाहिए एक्सेप्ट डैट एनर्जी जो कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में बन रहा है, ठीक है। भाई हमारे पास इट इज़ ओन्ड ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट ओन्ड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो पूरा ग्रिड सिस्टम है, ठीक है, इसको ओन करती है स्टेट गवर्नमेंट की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ठीक है। नेशनल ग्रिड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पावर शॉर्टेज इन द सदर्न स्टेट लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका विथ इंटीग्रेशन ऑफ द पावर डेफिसिट सदर्न ग्रिड विथ सरप्लस नदर्न एंड ईस्टर्न ग्रिड। तो ये नेशनल ग्रिड का जो मेन बेनिफिट ये हुआ है कि जो साउथ इंडिया में एनर्जी का शॉर्टेज होता था लाइक तमिलनाडु, आंध्रा या फिर कर्नाटक में, वो अब नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमने पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया है। तो एनर्जी कहीं भी प्रोड्यूस हो, चाहे वो नदर्न इंडिया में हो चाहे वो ईस्टर्न इंडिया में हो, वो ईजिली जो है वहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स ट्रांसमिशन एंड फैसिलिटेट बेटर मैनेजमेंट ऑफ डिमांड इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। इसके अलावा जो है ये ट्रांसमिशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है क्योंकि सारे जो ग्रिड है वो कनेक्टेड है।
और बेटर मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के स्टेबिलिटी को भी इंश्योर करता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेशनल सिंक्रोनस ग्रिड्स इन द वर्ल्ड विद 334.40 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी एज ऑन 31 जनवरी 2018। तो ये जो है पूरा जो हमारा नेशनल ग्रिड है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट कह सकते हैं सिंक्रोनस ग्रिड है, ठीक है, जिसके पास 334.40 गीगावाट की इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी है। कब तक? ये 31 जनवरी 2018 तक का अगर डाटा है, ठीक है, 334.40 गीगावाट। अब यहाँ पे देखते हैं नेशनल ग्रिड कैसे एक्चुअल में ये पूरा डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं नदर्न पार्ट में कब बना था। तो ये बना था अगस्त 2006 में, नॉर्थ सिंक्रोनस विथ, यहाँ पे एक सेकेंड है ना, स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पे अक्टूबर 1991 में क्या हुआ, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को सिंक्रोनाइज किया गया, ठीक है। जो ईस्ट डायरेक्शन में था, ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है और ये जो ईस्ट वाला है, ठीक है, उन दोनों की इलेक्ट्रिसिटी को सिंक्रोनाइज किया गया, दोनों को जोड़ा गया, ठीक है। फिर मार्च 2003 में क्या हुआ कि वेस्ट साइड को सिंक्रोनाइज किया गया ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के साथ, ठीक है। और ये है कि अगस्त 2006 में नॉर्थ साइड को सिंक्रोनाइज किया गया सेंट्रल ग्रिड के साथ। फिर जो है अब उसके बाद ये पूरा सिस्टम बन गया वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ऑपरेशनल एट सिंगल फ्रीक्वेंसी इन द वर्ल्ड। और ये जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है जो कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ये पूरा जो इम्प्रूवमेंट हुआ ये कब से कब तक हुआ था, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि दिसंबर 2013 में साउथ सिंक्रोनाइज हुआ किसके साथ, न्यू ग्रिड के साथ। तो ये पूरा वन बाय वन करके एक एक करके सबको सिंक्रोनाइज कर दिया गया था। अब इन एग्जॉस्टिबल सोर्सेज, द इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड अगेन एंड अगेन फॉर यूज़। तो इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या हुआ, एग्जॉस्टिबल का मतलब था जो कि ख़त्म हो जाए, ठीक है, और इनएग्जॉस्टिबल का मतलब हुआ कि जो ख़त्म ही नहीं होगा। द इनएग्जॉस्टिबल सोर्स कैन बी रिप्लेनिश्ड अगेन एंड अगेन फॉर यूज़। दे आर अवेलेबल इन नेचर इन एन अनलिमिटेड अमाउंट एंड आर दस नोन एज द इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि नेचर में अवेलेबल है, ठीक है, उसको दोबारा बनाया जा सकता है और वो काफ़ी अनलिमिटेड अमाउंट में, ठीक है, और इसलिए हम उनको क्या कहेंगे, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। फर्स्ट इसमें आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी दैट यूजेज द पावर ऑफ मूविंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रिक एनर्जी जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे हम ये एक तरीके से कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का ही टाइप है, और ये जो है मूविंग वाटर के पावर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। अब हमारे पास है मेथड ऑफ जनरेशन। तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट कैसे करेंगे। फर्स्ट है इम्पाउंडमेंट फैसिलिटी, मतलब डैम। इन एन इम्पाउंडमेंट फैसिलिटी अ डैम इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर स्टोर इन अ पूल और रिजर्वायर। तो इम्पाउंडमेंट फैसिलिटी में क्या होता है, मतलब डैम वाले फैसिलिटी में कि हम एक डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं और जो वो है ना वाटर को स्टोर करके रखता है, ठीक है, एक पूल में या रिजर्वायर में। व्हेन वाटर इज रिलीज्ड इट फ्लोज अंडर द ग्रेविटी डाउनवर्ड थ्रू अ टरबाइन। और जब वाटर को वहाँ से रिलीज किया जाता है तो वो एक कह सकते हैं बहुत हाई स्पीड में गिरता है ग्रेविटी के अंदर टरबाइन को रोटेट करने के लिए। एज द ब्लेड्स ऑफ टरबाइन स्पिन दे पावर अ जनरेटर। जैसे ही जो ब्लेड टरबाइन का जो वो रोटेट होगा उससे क्या होगा, जनरेटर में पावर मिलेगा और वहाँ पे पावर जनरेट भी होगा। नेक्स्ट डाइवर्सन फैसिलिटी। Under the diversion system, hydroelectric energy plants use a series of canals to channel flowing river water toward the generator powering turbines। और ये डाइवर्जन सिस्टम में क्या होता है कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा ना वो एक प्लांट में होगा, और वो प्लांट में वाटर कैसे जाएगा, डिफरेंट कैनाल्स डिफरेंट रिवर्स को ले जा करके, ठीक है। अब ये पे हम देख सकते हैं ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम है हमारे पास। तो ये रिजर्वायर जहाँ पे पानी स्टोर है, ठीक है, ये डैम बना हुआ है और यहाँ पे रिजर्वायर है जो कि जहाँ पे पानी स्टोर है। यहाँ पे गेट है, स्लुइस गेट। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, पानी यहाँ से आएगा ग्रेविटी के अंदर, और ये पावर हाउस में जनरेटर लगा हुआ है। यहाँ पे टरबाइन है, जैसे ही वाटर आएगा फिर ये टरबाइन को रोटेट करेगा बहुत स्पीड से, इससे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। लेकिन जो वाटर आया था एक्चुअल में इसका स्पीड कम होकर फिर वो डैम में ही चला जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ख़त्म भी नहीं हुआ। फिर ये जो पावर हाउस है यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी बना है इसको हम अलग अलग स्पेसेस पे क्या करेंगे, ट्रांसमिशन कर देंगे इसका, ठीक है। अब हमारे पास है पम्प्ड स्टोरेज फैसिलिटी। पम्प्ड स्टोरेज इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज हैविंग अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 वाटर रिजर्वायर्स एट डिफरेंट एलिवेशन। तो पम्प्ड स्टोरेज फैसिलिटी में क्या होता है कि यहाँ पे हम एनर्जी को वाटर को स्टोर तो करते हैं लेकिन 2 अलग अलग हाइट पे 2 अलग अलग रिजर्वायर में।
It works much like a conventional hydroelectric station except that the same water can be used over and over again. और ये जो है कन्वेंशनल जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन होते थे उसी तरीके से काम करता है, लेकिन ये इसमें एक ही वाटर मतलब सेम वाटर बार बार यूज़ नहीं होता है. Pumped electric hydroelectric storage facility store energy in the form of water in an upper reservoir pumped from another reservoir at a lower elevation. अब इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टोरेज जो फैसिलिटी है एक एलिवेशन पे और एक लोअर एलिवेशन पे, ठीक है. तो जो एलिवेशन वाले पार्ट से वहाँ से वाटर को पंप किया जाता है कहाँ पे, लोअर एलिवेशन वाले पार्ट में. During periods of high electricity demand, power is generated by releasing the stored water through turbines in the same manner as a conventional hydropower station. और जब भी एनर्जी की डिमांड होती है तो उस वाटर को वहाँ से रिलीज किया जाता है, फिर वो टरबाइन को रोटेट करता है, फिर वहाँ से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है. ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लो डिमांड यूजुअली नाइट्स द अपर रिजर्वायर इज रिचार्ज बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द ग्रिड टू पंप द वाटर बैक टू द अपर रिजर्वायर. और जब नाइट के टाइम में जब एनर्जी की उतनी डिमांड नहीं होती है तो फिर वो जो रिजर्वायर जो खाली हुआ था, ठीक है, अगर मान लेते हैं अपर एलिवेशन वाला, तो वो क्या हो जाएगा, फिर से उसको फिलअप कर दिया जाएगा. फिर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर इन इंडिया. तो इंडिया में क्या स्टेटस अभी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर का. द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट इन इंडिया इज सिड्रापोंग इन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल. इट इज़ कमीशन इन 1897. तो इंडिया का जो ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट है वो सिद्रापोंग दार्जिलिंग में है जो कि वेस्ट बंगाल में है. इसको कमीशन किया गया था 1897 में, मतलब इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था. The hydropower potential of India is around 1,45,000 megawatt. Only 25% of this potential has been exploited till now. तो अभी हाइड्रो पावर का जो पोटेंशियल है इंडिया का वो लगभग 1,45,000 भी कह सकते हैं मेगावाट है, लेकिन बस इसका 25% ये भी है कि हम अभी जनरेट कर पाते हैं, ठीक है. मेजर हाइड्रो पावर प्लांट्स रिवर नेम इन इंडिया इंक्लूड तेहरी डैम, श्री सेलम डैम, सरदार सरोवर डैम और भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है. अभी जो मेजर हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट हमारे पास है तेहरी डैम, ठीक है. वो कौन से रिवर पे, ये भागीरथी रिवर पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से रिवर पे. फिर श्री सेलम डैम, ये भी कृष्णा रिवर पे है. सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पे है, और भाखड़ा नांगल जो कि सतलज रिवर पे है. अब नेक्स्ट हमारे पास है सोलार एनर्जी. Solar energy is the energy received from the sun that can be converted into thermal or electrical energy. सोलर एनर्जी वो एनर्जी जो कि हम सन से तो हम ऑब्टेन करते हैं, लेकिन फिर उसको बाद में थर्मल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. There are three main types of solar energy technologies: photovoltaic cell, कंसनट्रेटिंग सोलर पावर एंड सोलर हीटिंग एंड कूलिंग. तो 3 टाइप के मेजर सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है. वो है फोटोवोल्टेइक सेल, ठीक है. नेक्स्ट है कंसनट्रेटिंग सोलर पावर और सोलर हीटिंग एंड कूलिंग. फर्स्ट हम देखते हैं कंसनट्रेटिंग सोलर पावर. तो CSP plants are use mirrors to concentrate the sun's thermal energy to drive a conventional steam turbine to make electricity. तो जितने भी कंसनट्रेटिंग सोलर पावर है, इसका कंसनट्रेटिंग सोलर पावर का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, सनलाइट को एक पर्टिकुलर प्लेस पे कंसनट्रेट करेंगे, ठीक है. इसमें क्या होता है, मिरर्स लगे होते हैं जो कि सन के जो थर्मल एनर्जी को कंसनट्रेट करते हैं, फिर वो स्टीम को रोटेट करवाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन के लिए. Based on the shape of mirrors, CSP technology utilizes 3 technological approaches: ट्रफ सिस्टम, पावर टावर सिस्टम और डिश सिस्टम. अगर हम उसमें जो मिरर्स लगे होते हैं उस बेसिस पे हम CSP टेक्नोलॉजी 3 तरीके की टेक्नोलॉजी को अप्रोच करता है. एक तो है ट्रफ सिस्टम, फिर है पावर टावर सिस्टम और डिश सिस्टम. ऑल द मेथड्स यूज मिरर्स टू रिफ्लेक्ट सनलाइट ऑन टू अ सेंट्रल लोकेशन where the concentrated radiation generate large amount of heat used to convert water into steam and drive a turbine. इतने जितने भी मेथड्स इसमें बस एक ही इसमें टेक्नोलॉजी जो रहता है कि इसमें सनलाइट को कंसनट्रेट किया जाएगा एक सेंट्रल लोकेशन पे. अब वही जो कंसनट्रेटेड रेडिएशन है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, फिर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा और वो स्टीम जो है वो टरबाइन को रोटेट करेगा, ठीक है. इन अ CSP प्लांट थर्मल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड एंड यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज़ नीडेड डे और नाइट. और CSP प्लांट में बस एक कह सकते हैं बहुत ही बेनिफिट है कि हम थर्मल एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं, और जब कभी भी हमें चाहिए होगा एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी तो हम उस केस में वहाँ पर टरबाइन को रोटेट कराएंगे. नेक्स्ट हमारे पास है सोलार फोटोवोल्टेइक सिस्टम. तो फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी डायरेक्टली कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. तो फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ये डायरेक्टली जो है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है. अ फोटोवोल्टेइक सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इरेडिएटेड बाय सनलाइट. और फोटोवोल्टेइक सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कब जनरेट करेगा, जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, सनलाइट में होगा, ठीक है.
PV cell comprises P type and N type semiconductors with different electrical properties joined together. इसमें PV सेल में क्या होता है कि उसमें दो सेमीकंडक्टर लगे होते हैं, एक तो होता है P टाइप, दूसरा क्या होता है N टाइप, ठीक, जिनकी दोनों की अलग अलग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. द जॉइंट बिटवीन दिस टू सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड PN जंक्शन. क्योंकि ये P और N के बीच में जुड़ा हुआ है तो इसको इस दोनों के जॉइंट को क्या बोलेंगे, PN जंक्शन. Sunlight striking the photovoltaic cell is absorbed by the cell. The energy of the absorbed light generates particles with positive or negative charge in form of holes and electrons, which move about a shift freely in all directions within the cell. जब सनलाइट जो है वो फोटोवोल्टेइक सेल को स्ट्राइक करता है, उसको टच करता है, तो वो एनर्जी जो है वो सेल उसमें जो लगा हुआ है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. जो एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है, उस लाइट को जो एब्जॉर्ब किया उसने, तो वो क्या करता है, वहाँ पे पार्टिकल जनरेट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव. और इस पॉजिटिव पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, होल्स, और नेगेटिव पार्टिकल को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स. फिर जो है वो फ्रीली मूव करता है ऑल डायरेक्शंस में सेल के अंदर. The electron negative tend to collect in the n-type semiconductor and holes in the p-type semiconductor. जब भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुआ, नेगेटिव जो होगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जाके जमा होंगे, कलेक्ट होंगे. और जो होल्स है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जा करके मतलब कह सकते हैं कि वो वहाँ पे कलेक्ट हुआ. ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि ये नेगेटिव है तो वो एन में जाएगा, एन से नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव है तो पी से पॉजिटिव ये पी में जाएगा. Therefore, when external load such as the electric bulb or electric motor is connected between the front and back electrodes, electricity flows into the cell. और जब हम इस एक्सटर्नल लोड के साथ इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक मोटर को कनेक्ट करेंगे और फ्रंट और बैक साइड के इलेक्ट्रोड्स में, तो क्या होगा, वहाँ इस सेल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी. नेक्स्ट हमारे पास है सोलार हीटिंग एंड कूलिंग टेक्नोलॉजी. A system which changes sunshine into usable thermal energy is referred to as solar heating and cooling technology. वो सिस्टम जहाँ पे हम सनलाइट सनशाइन का यूज़ करते हैं थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलार हीटिंग या कूलिंग टेक्नोलॉजी. सोलार हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम कैन बी ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन हाउ द सोलर एनर्जी इज़ हार्नेस्ड. ये जो HSHC है मतलब सोलार हीटिंग एंड कूलिंग टेक्नोलॉजी, इसको हम दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं इस बेसिस पे कि वहाँ पे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है. फर्स्ट है पैसिव सिस्टम. पैसिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सच डिज़ाइंस और मटेरियल्स दैट ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ हीट और लाइट डायरेक्टली फ्रॉम द सन. और पैसिव सिस्टम में क्या होता है, इस टाइप का डिज़ाइन या मटेरियल बना होता है जो कि सनलाइट या हीट को ऑप्टिमाइज़ करके डायरेक्टली सन से वो यूज़ कर लेते हैं. एक्टिव सिस्टम हैव डिवाइसेस टू कन्वर्ट द सन्स एनर्जी इनटू अ मोर यूजेबल फॉर्म सच द हॉट वाटर और इलेक्ट्रिसिटी. और एक्टिव सिस्टम में डिवाइसेस लगे होते हैं जो कि सन की एनर्जी को पहले यूजेबल फॉर्म में लाएगा, लाइक मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको यूज़ करेगा वो. ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी कलेक्ट सोलर थर्मल एनर्जी एंड यूजेस इट टू प्रोवाइड हॉट वाटर एंड स्पेस हीटिंग एंड कूलिंग फॉर रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि सोलर थर्मल एनर्जी में ये हॉट वाटर या फिर स्पेस हीटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कूलिंग या फिर हीटिंग सिस्टम को प्रोड्यूस करता है फॉर रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में. नेक्स्ट हमारे पास है सोलार पॉन्ड्स. तो देख लेते हैं इसमें क्या है. सोलार पॉन्ड्स आर लार्ज स्केल एनर्जी कलेक्टर्स विद इंटीग्रल हीट स्टोरेज फॉर सप्लाइंग थर्मल एनर्जी. सोलार पॉन्ड्स कह सकते हैं कि लार्ज स्केल पे कलेक्टर्स होते हैं जो मतलब जहाँ पे थर्मल एनर्जी जो है वो वो स्टोर होता है ना, सन का. In an ordinary pond, the sun's ray hit the water and heated water rises and reaches the top but loses the heat into the atmosphere. The solar pond restricts this tendency of rising heated by dissolving salt in bottom layer of the pond, making it too heavy to rise. तो ये काफ़ी कन्वेंशनल मेथड कह सकते हैं. इसमें क्या होता है कि जो सनलाइट, क्योंकि अगर वाटर में हम स्टोर करेंगे, सनलाइट का यूज़ करेंगे वहाँ पे, तो वो क्या होगा, जैसे वाटर हीट हो जाएगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो ऊपर चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, उसका कोई यूज़ नहीं हो पाएगा. तो वो वाटर जो है वो गर्म तो हो, ठीक है, लेकिन वो ऊपर ना राइज ना हो, वेपर में कन्वर्ट ना हो. इसके लिए क्या होता है कि हम पॉन्ड में सॉल्ट डिज़ोल्व कर देते हैं. ठीक है, और जब सॉल्ट डिज़ोल्व कर देंगे उसके बॉटम में, तो वाटर जो है वो ऊपर राइज नहीं कर पाएगा. अब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलार पॉन्ड्स. A solar pond has 3 zones with depth. The salt concentration increases, creating a salinity और density gradient. अब सोलर पॉन्ड को 3 जोन में हम डिवाइड कर सकते हैं. जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है वैसे वैसे सॉल्ट का जो कंसनट्रेशन है वो भी बढ़ता जाता है. इस वजह से जो है वहाँ पे सैलिनिटी या डेंसिटी ग्रेडियंट जो है वो बढ़ती जाती है. द टॉप जोन इज़ एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड हैज़ लिटिल सॉल्ट कंटेंट. जो उसका अपर वाला पार्ट होता है ये सन पॉन्ड का, ठीक है, उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी कम होती है और क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कांटेक्ट में होता है.
द बॉटम जोन इज़ वेरी हॉट एंड इज़ वेरी साल्टी। इट इज़ दिस जोन दैट कलेक्ट्स एंड स्टोर सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और बॉटम जोन जो होता है वो हॉट तो काफ़ी होता है क्योंकि वहाँ सॉल्टी है, वहाँ पे बहुत अधिक सॉल्ट और उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो राइज नहीं हो पाएगा, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और यही जोन है जो कि एक्चुअल में एनर्जी को स्टोर करता है। Separating these two zones is a non-convective zone which acts as a transparent insulator permitting sunlight to reach the bottom zone and also entrapping if there। अब यहाँ पे जो अपर जोन है, ठीक है, वो लोअर जोन को क्या करता है, सेपरेट करता है क्योंकि दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है। और इसी वजह से क्या होगा, जो एक इंसुलेशन की तरह काम करता है बॉटम जोन और अपर जोन के बीच में। Most of the incoming sunlight reaches the bottom and heats it. However, this newly heated water cannot rise as salt water is heavier than the fresh water and thus heat loss upwards is prevented। और इसमें क्या होता है कि जितना भी सनलाइट वहाँ पे रीच करता है, ठीक है, जितना भी सनलाइट वहाँ पहुँचता है बॉटम में, वो उसको हीट तो कर देता है, लेकिन जो न्यूली हीटेड वाटर है वो राइज नहीं कर पाता है क्योंकि वो उससे ज़्यादा हैवियर है सॉल्टी वाटर। तो जो अपर वाला वाटर है वही राइज करेगा, नीचे वाला वाटर राइज नहीं करेगा, ठीक है। Other than process heating, thermal energy collected in solar point can also be used in many more applications such as। अब जो सोलर पॉइंट को हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए हीटिंग के लिए, ठीक है, उसके अलावा हम और भी अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है कि सोलर पॉइंट बेस्ड डिसैलिनेशन सिस्टम विच ऑफर्स अ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोर्टेबल वाटर फ्रॉम ब्रैकिस और सी वाटर। क्योंकि सोलर पॉइंट में है ना, क्या कहते हैं, वहाँ पे डिसैलिनेशन सिस्टम होता है, मतलब सॉल्ट को वहाँ से रिमूव करने का सिस्टम होता है। इस वजह से हम सी वाटर को यूज़ करके इसमें हम थर्मल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर पाएंगे और वहाँ से वाटर को, है ना, एक वहाँ से प्योरीफाई भी कर पाएंगे। यूजिंग द वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, द हीट कंटेंट इन अ सोलर पॉइंट कैन बी यूज्ड फॉर कोल्ड स्टोरेज ऑफ फूड प्रोडक्ट एंड ऑल्सो फॉर एयर कंडीशनिंग। जो वेपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, उसमें जो हीट कंटेंट होता है उसका हम यूज़ कर सकते हैं कोल्ड स्टोरेज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि एक्ट करेगा एज अ एयर कंडीशनर। भूज सोलर पॉइंट स्टार्टेड इन 1987 इन कच्छ गुजरात was a research development and demonstration project that significantly placed the solar point option as a comparable alternative to technologies that are in use। तो जो हमारे कंट्री में जो सोलर पॉइंट है वो भूज सोलर पॉइंट, ठीक है, उसको 1987 में कच्छ गुजरात में रिसर्च और डेवलपमेंट पर्पस के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन दिखा इस टेक्नोलॉजी का, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास है सरफेस जोन, यहाँ बीच में इंसुलेटिंग जोन है, ये वाला लाइन जो दोनों को सेपरेट कर रहा है, और ये नीचे क्या स्टोरेज जोन, ठीक है, यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्ट वाटर है। यहाँ पे ये गर्म तो होता है लेकिन ये ऊपर नहीं जा पाता क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन लगा हुआ है, ठीक है। अब सोलर एनर्जी इन इंडिया, एज पर एस्टिमेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, India has a solar power potential of about 750 gigawatt with prominent regions being राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो इंडिया में अगर देखें हम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के डाटा के अकॉर्डिंग, तो इंडिया के पास सोलर पावर का हाई पोटेंशियल है जो कि लगभग 750 गीगावाट का है, ठीक है। उसमें जो मेन प्रोमिनेंट रीजन है वो कौन कौन से, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। The top 3 states in solar installation capacity in decreasing order are कर्नाटका, तेलंगाना, राजस्थान। तो अभी जो टॉप 3 स्टेट हैं सोलर एनर्जी का यूज़ करने वाले, सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने वाले, फर्स्ट में आता है कर्नाटका, सेकंड तेलंगाना और थर्ड राजस्थान। द प्राइमरी टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर हार्नेसिंग सोलर एनर्जी इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन फोटोवोल्टाइक सेल। तो इंडिया में जो प्राइमरी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सोलर एनर्जी को यूज़ करने का, वो है फोटोवोल्टाइक सेल, जो कि हम सोलर पैनल्स को लगा के करते हैं। India's first CSP plant was commissioned in April 2011 at Bikaner, Rajasthan. CSP technology has contributed very little to the overall installed solar power capacity in the country due to the lack of reliable direct normal irradiance database and indigenous manufacturing। तो इंडिया का जो CSP प्लांट है सबसे पहले वो कमीशन कब किया गया था, अप्रैल 2011 में, कहाँ पे, बीकानेर, राजस्थान में। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत कम कंट्रीब्यूट किया अगर इन कंपैरिजन तो हम देखें फोटोवोल्टाइक सेल्स के, क्योंकि हो सकता है कि इसमें रिलायबल डायरेक्ट नॉर्मल इरेडिएशन डाटाबेस उतना अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द विंड और एयर फ्लोज दैट अकर नेचुरली इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो विंड एनर्जी जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें प्रोसेस क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं विंड के हेल्प से, ठीक है, या फिर जो एयर फ्लो करता है उसी के हेल्प से, और ये नेचुरली होता है, ठीक है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। अब हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ विंड एनर्जी।
तो विंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फैक्टर्स। तो विंड जो एक तरीके से कह सकते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि उसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। फर्स्ट तो है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय द सन। पहले सन के थ्रू क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट तरीके से हीट होगा। फिर रोटेशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है इरेगुलरिटीज़ ऑफ द अर्थ सरफेस। तो विंड एनर्जी जो है या फिर विंड जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो सन से किस तरीके से हीट अप हो रहा है, अर्थ का रोटेशन किस तरीके से है, और क्या अगर सरफेस पे कोई इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है, लैंड है, वाटर है, ठीक है, इस तरीके से। विंड टर्बाइन्स आर यूज टू कैप्चर काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द विंड एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड स्पीड शुड बी हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द टर्बाइन। इसमें क्या होता है कि जो पहले टरबाइन है, विंड टरबाइन, ठीक है, वो पहले काइनेटिक एनर्जी को, जो भी काइनेटिक एनर्जी विंड से आ रहा है, ठीक है, उसको यूज़ करेगा टरबाइन को रोटेट करने के लिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। और इसे करने के लिए विंड स्पीड जो है वो एटलीस्ट 50 किलोमीटर पर आवर होना ही चाहिए, ताकि हम टरबाइन की जो रिक्वायर्ड स्पीड है उसको मेंटेन करके रख सकें। विंड टर्न्स द ब्लेड ऑफ अ टरबाइन अराउंड द रोटर विच स्पिन्स द जनरेटर विच क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो वो जो विंड है, ठीक है, वो टरबाइन के लिए ब्लेड को रोटेट करता है, एक रोटर के अलॉन्ग इस तरीके से रोटर लगा होता है, ठीक है, टरबाइन इस तरीके से रोटेट करता है, और विच जो है फिर बाद में वो जनरेटर को स्पिन करता है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। When wind flows across the blade of a wind turbine, the air pressure on one side of the blade decreases। जब विंड जो है वो टरबाइन के ब्लेड के लॉन्ग जब फ्लो करता है, उस केस में जो एयर प्रेशर है एक साइड में ब्लेड के वो डिक्रीज हो जाता है। दिस डिफरेंस इन द एयर प्रेशर अक्रॉस द टू साइड्स ऑफ द ब्लेड क्रिएट्स बोथ लिफ्ट एंड ड्रैग। ये जो एयर प्रेशर का डिफरेंस है टरबाइन के दोनों साइड में, इस वजह से जो है वहाँ पे एयर प्रेशर का डिफरेंस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर लिफ्ट और ड्रैग। द फोर्स ऑफ लिफ्ट इज स्ट्रॉन्गर दैन ड्रैग एंड दिस काउजेज द रोटर टू स्पिन। लेकिन जो लिफ्ट का फोर्स होता है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू ड्रैग, इस वजह से जो है वहाँ पे रोटर जो है वो स्पिन कर पाता है। द रोटर कनेक्ट्स टू द जनरेटर आइदर डायरेक्टली इफ इट इज डायरेक्ट ड्राइव टरबाइन और थ्रू अ शाफ्ट एंड अ सीरीज ऑफ गियर्स दैट स्पीड अप द रोटेशन एंड अलाउ फॉर अ फिजिकली स्मॉलर जनरेटर। तो रोटर जो है वो या तो जनरेटर से डायरेक्टली कनेक्ट होगा, या तो वो क्या होगा, शाफ्ट के अलॉन्ग कनेक्ट होगा, ठीक है। डायरेक्टली कनेक्ट होगा तो वो वहाँ पे डायरेक्ट ड्राइव टरबाइन होगा, और अगर वो शाफ्ट के अलॉन्ग होगा तो वहाँ पे काफ़ी स्मॉल जनरेटर्स लगे होते हैं, जो कि दोनों सब मिल करके इस जनरेटर को स्पीड अप करते हैं। दिस ट्रांसलेशन ऑफ एरोडायनामिक्स फोर्स टू रोटेशन ऑफ जनरेटर क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये जो एरोडायनामिक्स फोर्स है, मतलब मूविंग एयर का जो फोर्स है, उसको यूज़ करके जनरेटर को रोटेट कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है विंड एनर्जी टरबाइन। तो ये हाँ, जैसे कि यहाँ पे क्या, यहाँ ब्लेड्स लगे होते हैं, ठीक है, तो वो ब्लेड जो रोटेट करते हैं, फिर अंदर में जो गियर बॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है, जो सीरीज में लगे हुए हैं कन्वर्टर और जनरेटर के साथ साथ। तो ये जो गियर बॉक्स है, पहले तो यहाँ ब्लेड रोटेट करेगा, टरबाइन रोटेट होगा यहाँ पे, फिर जनरेटर से में क्या होगा, ये मैकेनिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे कन्वर्टर भी लगे हुए हैं। फिर वो जो है वो टावर में जो है वो ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो जस्ट नीचे यहाँ पे फिर ट्रांसफार्मर से जाएगा वो इलेक्ट्रिसिटी लाइन में। अभी लोकेशंस ऑफ विंड टरबाइंस, ऐसा नहीं हम विंड टरबाइन कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है ऑन शोर विंड टरबाइन। दिस विंड टरबाइंस आर लोकेटेड ऑन लैंड वेयर देयर इज अ लो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और हैबिटाट वैल्यू। तो ऑन शोर विंड टरबाइन हम वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं जो कि उस लैंड पे जहाँ पे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कम हो और वहाँ पे हैबिटाट वैल्यू जो है वो कम है, मतलब हैबिटाट काफ़ी कम है। नेक्स्ट है ऑफशोर विंड टरबाइन। दिस विंड टरबाइंस आर इरेक्टेड इन लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर यूजुअली ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और ऑफशोर विंड टरबाइन को हम कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, जहाँ पे लाइक नियर बाय लार्ज वाटर बॉडीज लाइक कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इन सब में। ऑफशोर wind turbines are more efficient than the onshore because wind speed and direction are more consistent in large bodies of water। तो ऑफशोर विंड टरबाइन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू ऑनशोर, क्योंकि जो ऑफशोर साइड में क्या होता है, विंड का डायरेक्शन और स्पीड जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वो लार्ज वाटर बॉडीज़ के नियर बाय होता है। हाउएवर द टेक्नोलॉजी नेसेसरी टू ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम टरबाइन इन अ बॉडी ऑफ वाटर इज़ एक्सपेंसिव। लेकिन जो टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज़ होता है एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए टरबाइन से वाटर बॉडीज़ के लिए, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास है विंड एनर्जी इन इंडिया। इंडिया में क्या है विंड एनर्जी का स्टेटस। एज पर द एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, इंडिया हैज़ अ टोटल विंड एनर्जी पोटेंशियल ऑफ अराउंड 300 गीगावाट एट 100 मीटर हब हाइट। तो अभी एक एस्टिमेट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी का कि इंडिया के पास जो पोटेंशियल है वो लगभग 300 गीगावाट का है, अगर हम 100 मीटर हब हाइट की बात करें तो।
मोस्ट ऑफ दिस कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड विंड रिसोर्सेज आर कंसंट्रेटेड इन 7 स्टेट्स। तो ये जो है जितने भी मतलब कमर्शियली अवेलेबल विंड रिसोर्सेज हैं वो 7 स्टेट में कंसंट्रेटेड हैं, लाइक आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु। द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इन इंडिया इज 2019 वॉज अराउंड 38 गीगावाट। और इंडिया में टोटल इंस्टॉल जो विंड पावर कैपेसिटी है वो लगभग 38 गीगावाट का है, ठीक है। 2019 का डाटा है, ठीक है, जहाँ पे हमारा पोटेंशियल 300 वाट का है और हम अभी यूज़ कितना कर पा रहे हैं 38 गीगावाट। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज प्लानिंग टू डेवलप द फर्स्ट ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट ऑफ 1 गीगावाट कैपेसिटी ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो भी प्लान करेगी अपना एक फर्स्ट ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को लगाने का, जो 1 गीगावाट की कैपेसिटी का होगा, कहाँ पे, गुजरात के कोस्टल एरियाज़ में। नेक्स्ट, ओशन एनर्जी। द ओशन कंटेन्स एन enormous and almost limitless amount of energy. Ocean एनर्जी comprises all types of। तो ओशन के पास ना भी बहुत सारा पोटेंशियल है लिमिटलेस एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। और ओशन एनर्जी जो होता है वो ऑल टाइप्स ऑफ comprises all types of renewable energy derived from the sea. There are 3 forms of ocean energy: wave, tidal and thermal. Ocean water produces thermal energy from sun's heat and mechanical energy from the tides and waves. तो वहाँ पे जो कह सकते हैं हम सी वाटर में वो उसके पास बहुत अधिक पोटेंशियल है एनर्जी को रिलीज़ करने का। और इसके वजह से इसमें ये जो सी में एनर्जी होता है ना वो सारा रिन्यूएबल ही होता है, लाइक ओशन एनर्जी, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी और थर्मल एनर्जी। ओशन वाटर प्रोड्यूसेस थर्मल तो ओशन वाटर प्रोड्यूसेस थर्मल एनर्जी फ्रॉम द सन's heat एंड मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द टाइड्स एंड वेव। तो ओशन में क्या होता है कि वो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा सन के हीट से और मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा टाइड्स और वेव्स से, ठीक है। अब वेव एनर्जी। वेव एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज ड्रॉन फ्रॉम वेव्स। ओशन वेव्स ट्रैवल थ्रू द वाटर मीडियम एंड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। वेव एनर्जी जो होता है ना वो वेव्स के थ्रू जनरेट होता है और इसमें जो ओशन वेव्स हैं वो वाटर के थ्रू ट्रैवल करते हैं और एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं वन साइड से अनदर साइड तक। Sun's rays heat up the atmosphere of Earth, creating differences in the temperature of air masses. तो सन का जो रे है, ठीक है, वो क्या करेगा, ओशन सरफेस को हीट अप करेगा, एटमॉस्फेयर को हीट अप करेगा, उससे क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा। इट कॉजेज द एयर टू मूव फ्रॉम हॉटर रीजन्स टू द कूलर रीजन्स रिजल्टिंग इन विंड। और इसी की वजह से क्या होता है, जो एयर का जो मूवमेंट होगा वो कहाँ से होगा, हॉटर रीजन से कूलर रीजन की तरफ, ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, विंड ब्लो होगा। As wind blows across the surface of the ocean, the molecules of air hit the water molecules at high speed, causing friction. तो जब जैसे ये विंड फ्लो होगा सी के अबव, ठीक है, तो क्या होगा, जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स को हिट करेंगे बहुत ही हाई स्पीड से। इससे क्या होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन काउज होगा। द फ्रिक्शन पुशेस द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू अदर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दिस मोशन इज व्हाट फॉर्म्स वेव्स। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ वो वाटर मॉलिक्यूल्स को पुश करेगा एक अनदर वाटर मॉलिक्यूल्स को। इसी मोशन से क्या होता है, वेव का फॉर्मेशन होता है। द वेव हाइट, द डिफरेंस बिटवीन इट्स हाइट पॉइंट्स एंड द लोएस्ट पॉइंट एंड द वेव पीरियड आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग हाउ मच एनर्जी अ वेव कंटेंस। तो किसी वेव में कितनी एनर्जी डिपेंड करता है कि उस वेव का हाइट कितना है, ठीक है। अब हाइट का क्या मतलब हुआ, उसमें 2 पॉइंट होते हैं, तो लोअर पॉइंट, एक हायर पॉइंट, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट, और लोएस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं, ट्रफ। उसके बीच में जितना अधिक डिफरेंस होगा एनर्जी उसकी उतनी ज़्यादा हाई होगी। वेव पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन फॉर वन वेव क्रेस्ट टू ट्रैवल द डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट। जब एक वेव को 2 क्रेस्ट के बीच में कितना टाइम लगता है डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, या 2 ट्रफ के बीच में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेव पीरियड। ये दोनों फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिटरमाइन करने के लिए कि उस वेव के पास कितनी एनर्जी है। द ग्रेटर द वेव हाइट एंड शॉर्टर द पीरियड ऑफ मोर एनर्जी इट कंटेंस। तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी वेव की उतना ही कम एनर्जी, और जितना ही कम होगा उसका मतलब वेव पीरियड, वो उतना ही ज़्यादा एनर्जी को क्या करेगा, वो मतलब उसमें कंटेन होगा। To generate electricity, ocean wave need to pump water into a device either floating on the surface of the ocean or attached to the ocean floor. ये जो वेव्स हैं, ठीक है, वेव्स क्या करते हैं, वाटर को पंप करते हैं एक डिवाइस में, ठीक है। वो डिवाइस चाहे वो वाटर पे फ्लोट कर रहा होता है या तो वो ओशन के जस्ट बगल में इंस्टॉल होता है। टर्बाइंस अटैच टू दिस डिवाइस रन अप द फोर्स ऑफ पम्प्ड वाटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो टर्बाइंस वहाँ पे अटैच होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो डिवाइस वहाँ पे इंस्टॉल होता है वो क्या करता है, वाटर जो इतने फोर्स से आ रहा है, ठीक है, उस फोर्स को यूज़ करके वो टर्बाइन को रोटेट कराता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। In 1991, India designed, fabricated and installed a wave energy plant at Vizinjam Harbour, Kerala to demonstrate energy from waves can be harnessed as electrical energy. तो
1991 में इंडिया ने डिज़ाइन किया था फैब्रिकेटेड एंड इंस्टॉल्ड अ वेव एनर्जी प्लांट एट विजिंसम हार्बर जो कि केरला में है, एनर्जी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, जो कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी इज अ पावर प्रोड्यूस्ड बाय द सर्ज ऑफ ओशन वाटर ड्यूरिंग द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स। टाइडल एनर्जी को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये वो पावर है जो कि हम ओशन वाटर का यूज़ करते हैं कब, जब वहाँ पे टाइड्स आते हैं, ठीक है। टाइड्स राइज हो सकते हैं, टाइड फॉल, दोनों केस में क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। टाइड्स आर कॉज्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द मून, द सन एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। टाइड्स कैसे फॉर्म होता है, ये मून और सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रोड्यूस होगा, और ये अर्थ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है कि टाइड्स आएगा या नहीं आएगा। कोस्टल एरियाज टिपिकली एक्सपीरियंस 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स ऑलमोस्ट एवरी 24 आवर्स। तो हर 24 आवर में क्या होता है, कोस्टल एरियाज में 2 हाई टाइड एक्सपीरियंस होते हैं और 2 लो टाइड्स। देर आर करेंटली 3 डिफरेंट वेज टू गेट टाइडल एनर्जी, टाइडल बैराज, स्ट्रीम्स एंड टाइडल लगून्स। तो अभी हम लोग टाइड्स 3 तरीके से एनर्जी को जनरेट कर पाते हैं, तो टाइडल बैराज, टाइडल स्ट्रीम्स और टाइडल लगून्स के हेल्प से। फर्स्ट टाइडल बैराज। अ टाइडल बैराज इज अ डैम लाइक स्ट्रक्चर दैट यूटिलाइजेज द पोटेंशियल एनर्जी जनरेटेड बाय द चेंज इन हाइट बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स। टाइडल बैराज में क्या होता है, एक तरीके से डैम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वो पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू जनरेट होता है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है कि जो एनर्जी जो कि इसमें कंटेंट होता है ड्यू टू इट्स हाइट, और ये जो चेंज किस वजह से होता है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होता है, ड्यू टू इट्स डिफरेंस इन हाइट्स, ठीक है। टाइड्स के हाइट में, हाई टाइड और लो टाइड के हाइट्स में। दिस एनर्जी टर्न्स टरबाइन विद जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो एनर्जी है वो टरबाइन को रोटेट करता है, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे जनरेट होता है। हमें टाइडल लगून। इट इज़ अ बॉडी ऑफ ओशन वाटर दैट इज पार्टली इनक्लोज्ड बाय अ मैन मेड और नेचुरल बैरियर। टाइडल लगून में क्या होता है, एक ओशनिक वाटर का बॉडी है जो मतलब कह सकते हैं कि हाफ मैन, ये मैन मेड हो सकता है, तो ये नेचुरल बैरियर हो सकता है। इन अ लगून टरबाइंस वर्क ड्यूरिंग द फिलिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ द लगून। और इसके इसमें क्या होता है, जब टाइड्स आएगा तो क्या होगा, लगून फिलअप हो जाएगा, जब टाइड्स जाएंगे तो क्या होगा वहाँ पे, मतलब 2 टाइड्स के केस में वहाँ से लगून खाली हो जाएगा, और इसी प्रोसेस से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। नेक्स्ट है टाइडल स्ट्रीम। इट इज़ अ फास्ट फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर क्रिएटेड बाय टाइप्स। टरबाइंस आर सेटअप टू हार्नेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ टाइडल स्ट्रीम। टाइडल स्ट्रीम जो है वो फास्ट फ्लोइंग बॉडीज वाटर को क्या करता है, वाटर से टाइड्स को क्रिएट करेगा, ठीक है। और जो टरबाइन उसमें लगे हुए हैं वो वाटर की काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके वहाँ पे टाइडल स्ट्रीम्स का फॉर्मेशन करेंगे। द टोटल आइडेंटिफाइड पोटेंशियल ऑफ टाइडल एनर्जी इन इंडिया इज़ अबाउट 12,000 मेगावाट। तो इंडिया में जो पोटेंशियल है पूरा टाइडल एनर्जी का वो है लगभग 12,000 मेगावाट, विद पोटेंशियल लोकेशंस आइडेंटिफाइड एट खंबात इन कच्छ रीजन एंड लार्ज बैकवाटर्स। इसका जो और मेन आइडेंटिफाइड रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस होगा वो कहाँ पे, कच्छ और खंबात रीजन जो कि गुजरात में है, ठीक है। The Ganges Delta in Sundarban with average tidal range of 2.97 meter in West Bengal also has potential for small scale tidal power development। इसके अलावा जो गंगेटिक डेल्टा है, ठीक है, कहाँ पे, सुंदरबन डेल्टा के पास, वहाँ पे भी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो टाइड्स आते हैं वो 2.97 मीटर हाइट के आते हैं वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे भी स्मॉल स्केल टाइडल पावर डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। तो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन की जो ट्रिटी है, ठीक है। तो OTEC इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय हार्नेसिंग द टेम्परेचर डिफरेंसेस थर्मल ग्रेडियंट्स बिटवीन ओशन सरफेस वाटर्स एंड डीप ओशन वाटर। तो ओशन थर्मल एनर्जी प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि वहाँ से एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे टेम्परेचर डिफरेंस का हेल्प लेके, ठीक है। वहाँ पर जो थर्मल ग्रेडियंट्स होगा ओशन सरफेस के वाटर पर और डीप ओशन वाटर के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उसका हम यूज़ करेंगे। Energy from the sun hits the surface of water of ocean in a tropical regions. Surface water is much warmer than the deep water। तो एनर्जी जो सन का जो एनर्जी है, ठीक है, वो ओशन के सरफेस को ज़्यादा हीट अप करेगा, और इन कंपेरिजन टू उसका जो बॉटम सरफेस है, इस वजह से जो ऊपर का जो सरफेस होगा वो ज़्यादा वार्म होगा इन कंपेरिजन टू डीप वाटर। एंड OTEC पावर्ड प्लांट पम्प्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डीप सी वाटर एंड सरफेस सी वाटर टू रन अ पावर साइकिल एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो OTEC पावर प्लांट है जो वो लार्ज क्वांटिटी में जो डीप सी वाटर या फिर सरफेस सी वाटर है उसका यूज़ करके वो पावर साइकिल को क्रिएट करता है और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। टू बी इकोनॉमिकली प्रैक्टिकल द टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी एटलीस्ट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन द फर्स्ट 1000 मीटर बिलो द सरफेस। तो इसमें ये कंडीशन है कि जैसे जो भी मतलब अगर हमें इसको इकोनॉमिकली फिजिबल बनाना है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए लगभग हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस है जो वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए, वो भी फर्स्ट 1000 मीटर के सरफेस के अंदर। वार्म सरफेस वाटर इज पम्प थ्रू एन एवेपोरेटर
The vaporized fluid drives a turbine or generator. The vaporized fluid is turned back to a liquid in a condenser cooled with a cold ocean water pumped from deeper in the ocean. तो इसमें क्या होता है कि जो वार्म सरफेस ऑफ वाटर है, ठीक है, वो क्या करता है, एक एवापोरेटर के थ्रू वेपोराइज फ्लूइड को ड्राइव करता है टरबाइन या जनरेटर में. द वेपोराइज फ्लूइड इज टर्न बैक टू अ लिक्विड. जो वेपोराइज है ना, वेपोराइज जो फ्लूइड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा कंडेंसर के हेल्प से. फिर वो कोल्ड स्ट्रीम जो है वो फिर डीपर ओशन में चला जाएगा. देर आर टू टाइप्स ऑफ OTEC सिस्टम, ओपन साइकिल सिस्टम और क्लोज साइकिल सिस्टम. तो OTEC सिस्टम दो तरीके का होता है, एक तो होता है ओपन साइकिल, दूसरा होता है क्लोज साइकिल. फर्स्ट हमारे पास ओपन साइकिल सिस्टम. इन दिस सिस्टम द वार्म वाटर फ्रॉम द सरफेस इज डायरेक्टली यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी. ओपन साइकिल सिस्टम में क्या होता है कि हम जो ओशन सरफेस का जो वार्म सरफेस है उसी का डायरेक्टली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. Warm sea water is first pumped in the low pressure chamber where due to the drop in pressure it undergoes a drop in boiling point as well. तो वार्म सी वाटर जो वो पहले पंप होगा लो प्रेशर चैम्बर में, जहाँ पे जब प्रेशर ड्रॉप होगा उस केस में वो जो बॉइलिंग पॉइंट जब वहाँ पे वो भी ड्रॉप होगा. इट कॉजेज द वाटर टू बॉयल एंड जनरेट स्ट्रीम ड्राइव टरबाइन अटैच टू द इलेक्ट्रिकल जनरेटर. इससे क्या होता है, जो वाटर वहाँ पे बॉयल होगा, वाटर बॉयल होगा और जो वहाँ से स्ट्रीम ड्राइव होगा, ठीक है, वो टरबाइन को ड्राइव करेगा और इससे इलेक्ट्रिकल जनरेटर में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. अब एक क्लोज्ड साइकिल सिस्टम. Instead of directly using warm water, this system uses a working fluid like ammonia with a low boiling point and uses it to power a turbine to generate electricity. और क्लोज साइकिल सिस्टम में क्या होता है कि हम डायरेक्टली वार्म वाटर का यूज़ ना करके इस सिस्टम का यूज़ करते हैं अमोनिया, जो कि इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसको हीटअप करने के लिए, फिर उसका यूज़ करते हैं टरबाइन से पावर को जनरेट कराने के लिए. अब हमारे पास द वार्म सी वाटर वेपोराइजेज द अमोनिया विच देन टर्न्स द टरबाइन ऑफ जनरेटर. तो ये वार्म सी वाटर जो है वो पहले अमोनिया को वेपोराइज करेगा, फिर वो जो टरबाइन को रोटेट करने में काम आएगा, फिर जनरेटर को रोटेट करेगा. द फ्लूइड नाउ इज वेपर स्टेट इज बाउट इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड वाटर विच टर्न्स इट बैक इनटू लिक्विड. तो फिर जो है जो वार्म अमोनिया जो वेपोराइज हो गया था, फिर उसको हम अगर कोल्ड वाटर के कॉन्टैक्ट में लाएंगे, फिर वो ठंडा होकर कंडेंस हो जाएगा, फिर वो डायरेक्टली अमोनिया ही बन जाएगा. फिर से वो प्रोसेस बार बार रिपीट होगा. Here ammonia is recycled in the system which is why it is called closed system. यहाँ पे जो है अमोनिया क्या हो रहा है, अमोनिया का बार बार रिसाइकलिंग हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम कहते हैं. इंडिया इज सेटिंग अप इट्स मैडन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्रोजेक्ट एट कवरती कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आर्कीपेलागो. इंडिया जो है वो अपना पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहा है. कहाँ पे, कावारती, जो कि कैपिटल है लक्षद्वीप आर्कीपेलागो का. आर्कीपेलागो जो क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है. दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग सेट अप टू पावर अ डिसैलिनेशन प्लांट. और इसका यूज़ क्यों किया जा रहा है, एक डिसैलिनेशन प्लांट को पावर करने के लिए. अब ये प्रॉस एंड कॉन्स एसोसिएटेड विथ हार्डनेसिंग ओशन एनर्जी. ओशन एनर्जी के क्या प्रॉस, क्या बेनिफिट्स और क्या कह सकते हैं कॉन्स हैं. बेनिफिट्स हैं, इट यूजेज द नेचुरल डायनामिक्स ऑफ द अबंडेंट ओशन एंड डज नॉट यूज एनी नॉन रिन्यूएबल फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इसका प्रॉस बेनिफिट क्या है, प्रोस क्या है इसका, ये जो क्या करता है नेचुरल डायनामिक्स का यूज़ करके, जो क्योंकि हमारे पास ओशन वाटर तो कमी नहीं है, तो हम वहाँ पे बिना किसी नॉन रिन्यूएबल फ्यूल का यूज़ किए हुए वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे. नो ग्रीन हाउस गैसेज इमिटेड नाइदर एनी पॉल्यूशन. यहाँ पे कोई ग्रीन हाउस गैस भी इमिट नहीं होता है, ना ही वो पॉल्यूशन के थ्रू, ना ही कोई वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट होता है. एज मोस्ट ओशन पावर टेक्नोलॉजीज आर आइदर अंडर वाटर और हैव अ लो प्रोफाइल अबव द वाटर, दिस अ लिटिल डैमेज टू ओशनिक एस्थेटिक अनलाइक द लैंड बेस्ड टेक्नोलॉजी. तो ओशन वाटर टेक्नोलॉजी जो भी होते हैं ना, या तो वो अंडर वाटर होता है या तो बहुत ही कम हिस्सा जो होता है उसका वाटर के ऊपर होता है. इस वजह से जो ओशन का जो ब्यूटी है, ओशन की जो एस्थेटिक्स है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है. अब इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं. रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी फॉर हार्वेस्टिंग ओशन एनर्जी इज स्टिल एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर टू नेसेंट टू बी वाइडली अप्लाइड. और चैलेंजेस में ये हैं कि जो इसको अभी ओशन एनर्जी जो है अभी भी उसको हार्वेस्टिंग अभी स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है. अभी ये अर्ली एज ऑफ डेवलपमेंट में है, तो इसको ये काफ़ी नेसेंट है, काफ़ी न्यू है, ठीक है. इसको अभी वाइडली अप्लाई नहीं किया गया है. प्लेसिंग लार्ज मैन मेड स्ट्रक्चर इन द ओशंस विल हैव सम इफेक्ट ऑन मरीन लाइफ. और जो हम एक बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर जो ओशन में इंस्टॉल करेंगे उससे मरीन लाइफ को नुकसान हो सकता है. टनल बैराज कैन चैलेंज द सैलिनिटी ऑफ वाटर इन इनक्लोज्ड बेज विच कैन हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो टाइडल बैराज है, ठीक है, उससे क्या हो सकता है कि वाटर की जो सैलिनिटी है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, और इससे इफेक्ट पड़ेगा तो वहाँ की मरीन लाइफ, जो मरीन प्लांट और एनिमल है, उनको डिस्ट्रप्शन हो सकता है. Ocean power plants and devices involve high cost to research and construct. Storms and hurricanes can damage the equipment which can increase maintenance and repair cost. अब ओशन पावर प्लांट जो है ना उसमें बहुत अधिक हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है,
उसको कंस्ट्रक्ट करने में, और अब वहाँ पे फ्रिक्वेंटली स्टॉर्म या हरिकेन आने से उस इक्विपमेंट को बहुत जल्दी नुकसान भी हो सकता है। इस वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब है जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी इज़ द हीट दैट कम्स फ्रॉम द सब सर्फेस ऑफ अर्थ। दिस थर्मल एनर्जी इज कंटेंट इन द रॉक एंड फ्लूइड्स बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। अब जियो का मतलब ही अर्थ होता है, तो हम क्या करेंगे, जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है, हीट जो होता है ना वो अर्थ के सब सरफेस से, मतलब अर्थ के क्रस्ट के जस्ट नीचे वाले लेयर से आता है, जो कि रॉक या फिर फ्लूइड में कंटेंट है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। हम जियोथर्मल एनर्जी को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे बाहर निकालेंगे। हीट इज़ कंटिन्यूअली प्रोड्यूस्ड इन अर्थ हॉट मोल्टन रॉक मैग्मा मोस्टली फ्रॉम द डीके ऑफ नेचुरली रेडियो एक्टिव मटेरियल सच एज द यूरेनियम एंड पोटेशियम। तो अर्थ का जो मतलब मिडिल पार्ट है, ठीक है, जैसे कि ऊपर वाला पार्ट है क्रस्ट, फिर मेंटल और कोर। तो मेंटल में बहुत अधिक फ्लूइड है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हीटेड है, ठीक है, मैग्मा के फॉर्म में, मोल्टन रॉक के फॉर्म में। और वो जनरेट कैसे हो रहा है, वो नेचुरली वहाँ पर जो रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है पोटेशियम या यूरेनियम का, उसके वजह से हो रहा है। Geothermal resources are reservoirs of hot water that exist at varying temperature and depth below the earth's surface। और जियोथर्मल रिसोर्सेज जो हैं वो या तो वो इस तरह से सकते हैं कि वो एक टाइप का रिजर्वायर है अंदर में, जो कि हॉट वाटर के रिजर्वायर है, जो कि उनका टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है और वो अर्थ के सरफेस के अंदर डेप्थ में लाई करते हैं। अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स ऑफ स्टीम एंड हॉट वाटर कैन हार्नेस्ड बी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी टू और हीट एंड कूल बिल्डिंग्स डायरेक्टली। अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स जो हैं उसके स्टीम को यूज़ कर सकते हैं या उसके हॉट वाटर को यूज़ कर सकते हैं हम हीट को जनरेट करने में, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, या फिर बिल्डिंग्स को कूल करने के लिए भी। अब जियोथर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। अब जियोथर्मली इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करेंगे। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी वेल्स आर ड्रिल्ड इनटू द अंडरग्राउंड रिजर्वायर टू टैप स्टीम एंड वेरी हॉट वाटर दैट ड्राइव टरबाइन्स लिंक टू द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं कि हम उसमें एक वेल ड्रिल करते हैं अंडरग्राउंड में, ठीक है, जो कि स्टीम को टैप करता है या फिर वेरी हॉट वाटर को टैप करता है, और फिर उसको यूज़ करते हैं टरबाइन को ड्राइव करने के लिए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से लिंक्ड होता है। बेस्ड ऑन यूजिंग डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ टैप जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल पावर प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ड्राई, स्ट्रीम, फ्लैश और बाइनरी। अगर हम इस बेसिस पे देखें कि कैसे वो जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ करेंगे, तो जियोथर्मल प्लांट्स में क्या होता है कि उसको 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम, ड्राई, स्ट्रीम, फ्लैश और बाइनरी। फर्स्ट हमारे पास है कि ड्राई स्टीम प्लांट्स। तो इट टेक्स स्टीम आउट एट फ्रैक्चर्स इन द ग्राउंड एंड यूजेस इट डायरेक्टली टू ड्राइव अ टरबाइन। तो ड्राई स्टीम प्लांट में क्या होता है कि ये डायरेक्टली जो है वो हॉट वाटर जो है उससे स्टीम जो बाहर निकल रहा है उसको ही ट्रैप कर लेता है, फिर उसका यूज़ करता है टरबाइन को रोटेट करने में। फिर फ्लैश प्लांट, इट पुल्स डीप हाई प्रेशर हॉट वाटर इनटू कूलर लो प्रेशर वाटर। द स्टीम दैट रिजल्ट्स फ्रॉम दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू ड्राइव द टरबाइन। और फ्लैश प्लांट में क्या होता है कि ये जो है मतलब हाई प्रेशर या हॉट वाटर जो है उसको कूल में कन्वर्ट करता है, फिर लो प्रेशर वाटर के हेल्प से जो वहाँ पे स्टीम जनरेट होगा उसको फिर ड्राइव करके टरबाइन को रोटेट करता है। नेक्स्ट है बाइनरी प्लांट। द हॉट वाटर इज पास्ड बाय सेकेंडरी फ्लूइड विद अ मच लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर। दिस कॉजेज द सेकेंडरी फ्लूइड टू टर्न टू वेपर विच देन ड्राइव्स अ टरबाइन। तो बाइनरी प्लांट में क्या करते हैं कि हम हॉट वाटर को पास करते हैं एक ऐसे फ्लूइड से जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है। जब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो क्या करेगा, उसको बहुत जल्दी वो हीटअप कर देगा। उस वेपर का हम यूज़ करेंगे कहाँ, टरबाइन को रोटेट कराने में, ठीक है। फिर वो टरबाइन रोटेट होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया। The Geological Survey of India has identified 350 geothermal energy locations and estimated the potential for geothermal energy in India about 10,000 megawatt, जो कि 10 गीगावाट के इक्वल होता है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने अभी तक 350 जियोथर्मल एनर्जी लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया, जिसकी पोटेंशियल है कि वो लगभग 10,000 मेगावाट की एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। पोटेंशियल साइट्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया इंक्लूड पुगा वैली, तो जो कि लद्दाख में, ठीक है, जो पोटेंशियल साइट्स हैं जियोथर्मल एनर्जी के जहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो पुगा वैली जो कि लद्दाख में है, तातापानी जो कि छत्तीसगढ़ में, मणिकरण जो कि हिमाचल प्रदेश में है, बकरेश्वर जो कि वेस्ट बंगाल में है, तुवा जो कि गुजरात में है, फिर उनाई ये भी गुजरात में है, और जलगांव जो कि ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो नेक्स्ट में पढ़ेंगे फॉसिल बेस्ड सोर्सेज।